Hello everyone, welcome to our YouTube channel, and today we are going to discuss about lecture number 2, which is related to blood. In previous lecture we have discussed about the body fluid, and वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा जिसके अंदर से आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। एक बार मैं फटाफट रिकॉल कर दूं तो मैं पिछली वीडियो के अंदर आपको बॉडी फ्लूइड और बाकी सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया था, जिसके अंदर मैंने टाइप ऑफ बॉडी फ्लूइड, सिग्निफिकेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड, ECF, ICF, इसके अलावा टॉनिसिटी, ऑस्मोलैलिटी एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक वगैरह सॉल्यूशंस कैसे होते हैं और किस तरीके से बनते हैं और उसका इफेक्ट कैसे हमें देखने को मिलता है सेल पर, और सेल कैसे किस तरीके से फंक्शन करती है। तो वो बॉडी फ्लूइड से रिगार्डेड था। अब उस बॉडी फ्लूइड के अंदर हमें डिस्कस करना है नेक्स्ट लेक्चर में ब्लड के बारे में। तो दिस वीडियो विल बी रिलेटेड टू या ऑल अबाउट टू ब्लड। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लड, तो व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, आपको याद रखना है कनेक्टिव टिश्यू, और ये फ्लूइड फॉर्म के अंदर होता है मोस्टली। क्योंकि ये फ्लूइड फॉर्म के अंदर होता है तो इस फ्लूइड को डिफरेंट नेम से जाना जाता है, और इट कैन बी कंसिडर्ड एज फ्लूइड ऑफ लाइफ, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ एंड फ्लूइड ऑफ हेल्थ। ये तीनों तरीके से इसे बोलने का सिर्फ मोटिव है कि ये किस तरीके से इफेक्ट करता है हमारी बॉडी पर। दैट्स व्हाई वी कॉल इट in a different way. For example, fluid of life because it carry oxygen from lungs to all parts of the body and CO2 from body parts to the lungs. आपने पहले प्रोसेस के बारे में पढ़ा कि ऑक्सीजन जो है वो आपके लंग्स से मूव करती है बॉडी पार्ट्स की तरफ, और बॉडी में जब उसका ऑक्सीजनेशन मतलब वहाँ पे रेस्पिरेशन रिएक्शन हो जाता है तो वहाँ पर बनता है, बॉडी से वापस आता है क्या, CO2, और कहा जाता है लंग्स में, जिसे हम बाहर की तरफ एक्सहेल कर देते हैं, या बाहर की तरफ आप उसे हवा के थ्रू, मतलब जैसे हम कहते हैं कि सांस छोड़ना, उसमें आप उसे CO2 को एक्सहेल कर देते हैं। तो आप जानते हैं बिना ऑक्सीजन के हम सर्वाइव नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई वी कॉल इट फ्लूइड ऑफ लाइफ। क्लियर? नेक्स्ट है फ्लूइड ऑफ ग्रोथ। इसे हम यानी जो ये फ्लूइड है, ये जो ब्लड आपका जो फ्लूइड है लिक्विड फॉर्म के अंदर, ये जो फ्लूइड फॉर्म है इसे फ्लूइड ऑफ ग्रोथ क्यों कहा गया? बिकॉज जितने भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होते हैं वो ब्लड के थ्रू ही आपके बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, यानी मूव करते हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू द अनदर लोकेशन। दैट्स व्हाई वी कॉल इट फ्लूइड ऑफ ग्रोथ। एक्सेप्ट दिस, हार्मोन्स आल्सो मूव फ्रॉम one region to another region with the help of blood, and we know that hormones are released from a specific glands which is known as endocrine gland. जब भी हम आगे चल के कभी डिस्कस करेंगे ग्लैंड के बारे में तब आपको मालूम पड़ेगा कि ग्लैंड्स इज ऑफ टू टाइप, वन इज एंडोक्राइन एंड सेकंड वन इज एक्सोक्राइन। अब एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में डिफरेंस क्या है इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। बेसिकली सिंपल सी बात अगर याद करने के लिए बताऊं तो इतना होता है, एंडोक्राइन जब एक सब्सटेंस रिलीज करता है तो इट विल डायरेक्टली मिक्स विद द ब्लड स्ट्रीम, वो सीधे आपका खून में मिल जाता है। जैसे कि एग्जांपल, अगर इंसुलिन हार्मोन आपका पेन क्रिया से निकल रहा है तो वो डायरेक्टली आपका मिक्स हो जाएगा विद इन अ ब्लड, एंड दिस ग्लैंड विल बी बिहेव एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड। बट फॉर एग्जांपल अगर सोचो पेनक्रियाज ही है और वो पेनक्रियाज आपका एक एंजाइम सीक्रेट कर रहा है, जैसे कि इसका नाम है ट्रिप्सिन, तो ट्रिप्सिन अगर आपका रिलीज होगा तो वो आपका एक कैविटी के अंदर जाएगा, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाएगा, और ऐसी कंडीशन के अंदर ये ग्लैंड आपकी बिहेव करेगी एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड। फॉर योर नॉलेज, एक ग्लैंड ये हमारी बॉडी के अंदर बिहेव करती है एज अ एक्सोक्राइन और एज अ एंडोक्राइन विच इज नोन एज पेनक्रियाज। तो इसे आप याद रखना, एक नंबर क्वेश्चन होता है कभी कभी MCQ बेस में कि पेनक्रियाज जो होती है दोनों टाइप से बिहेव करती है। ओके, आगे बात करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड ऑफ हेल्थ। वाई वी कॉल्ड फ्लूइड ऑफ हेल्थ? बिकॉज इट प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द डिजीज एंड गेट्स रिड ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट एंड अनवांटेड सब्सटेंस बाय ट्रांसपोर्टिंग देम टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स लाइक किडनी। तो हम जानते हैं फ्लूइड ऑफ हेल्थ क्योंकि ये हमारी बॉडी में क्यों क्या करता है, एक तो डिजीज से प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, यानी ब्लड के अंदर डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, बेसिकली वाइट ब्लड सेल्स, जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करती हैं। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, अगले कुछ लेक्चरों के अंदर WBC को फुल डिटेल में किस किस टाइप की और कैसी कैसी होती हैं। तो इस पूरी सीरीज के अंदर मैं ये काम करूँगा कि पूरे के पूरी फिजियोलॉजी को विद इन 60 to 80 लेक्चर्स या जितने भी आपके होते हैं उस लेक्चर के अंदर इसे कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, जो आपके मतलब सारे जितने भी UG कोर्सेज से रिलेटेड हैं उस सब में बेनिफिशियल होगी। तो आप याद रखना कि इसमें दोबारा बात करते हैं फ्लूइड ऑफ हेल्थ क्या है। फ्लूइड ऑफ हेल्थ को हम बात करें तो ये प्रोटेक्ट करता है बॉडी को अगेंस्ट डिजीज, गेट रिड द वेस्ट प्रोडक्ट, और बॉडी से जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट बनता है इन द
सेंस ऑफ यूरिन, इन द सेंस ऑफ स्टूल, और स्वेटिंग, ये सारी की सारी थ्रू की चीज़ों के थ्रू क्या करता है, बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालता है। ऑयल सब्सटेंस होते हैं, सेबेसियस ग्लैंड होती है आपकी स्किन के अंदर, उससे ऑयली सब्सटेंस निकलता है। तो ये सारा क्या है, ये वेस्ट मटेरियल है जो बॉडी क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, जिससे वो हेल्थी बनाए रखती है एक बॉडी को। इसलिए हम ये कहते हैं कि ब्लड ही आपको क्या है, फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी है। तो ये इन तीनों को आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो। ओवरऑल कॉन्सेप्ट बताने का इतना है कि जब आप ब्लड के बारे में लिखोगे, वहाँ पर क्वेश्चंस को अगर लिखना पड़ेगा, तो उनको लिखने पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप उसको किस तरीके से इलेबोरेट करो कि वो कॉपी में अच्छा भी दिखे और आपके पास एक इनफ डाटा भी हो। तो आप कुछ इस तरीके से उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ब्लड इज अ फ्लूइड substance या fluid form, and this fluid can be considered as fluid of life, fluid of growth and fluid of health. अब आगे मूव करते हैं। Now let's talk about properties of blood. What are the properties of blood? क्या क्या प्रॉपर्टी हमें ब्लड की देखने को मिलती है। सबसे पहले we have to discuss about color. तो कलर यूजली वी नो दैट रेड इन कलर होता है, और रेड कलर होने की वजह होती है हीमोग्लोबिन, एक मॉलिक्यूल होता है, आप जानते हैं, ठीक है, जिसका जो हम कहें मेजर एलिमेंट क्या होता है, Fe, आयरन इसके अंदर होता है। और इस आयरन के साथ इसकी आगे चल के हम इसको डिस्कस करेंगे। ऐसे करके यहाँ पे 4 प्राइवेट वो पोर्शंस होते हैं और उसके अंदर ऑक्सीजन ट्रैप होती है। तो यहाँ पर कलर की बात करें तो ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है ड्यू टू हीमोग्लोबिन, ठीक है। कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनके अंदर आपको हीमोग्लोबिन देखने को नहीं मिलता, और जिनके अंदर ये नहीं होता तो उनके अंदर रेड कलर भी नहीं होता। अगला है आर्टेरियल ब्लड। इसकी अगर बात करें, आर्टरी का जो ब्लड होता है वो होता है स्कारलेट रेड। इसे आप याद रखेंगे, स्कारलेट रेड। और इसका ये कलर होने की वजह क्या है, क्योंकि इसमें आर्टरी में ऑक्सीजन की अमाउंट क्या होती है, ज्यादा होती है। हम जानते हैं आर्टरी, आप याद रखें, अगर आर्टरी की बात करें हमारी बॉडी में तो उसका काम है ब्लड को कैरी करना, और ये ब्लड भी कैसा, ऑक्सीजनेटेड। आपने पहले ये वर्ड सुने होंगे 11th क्लास के अंदर। और ऐसे ही अगर हम हार्ट में जब बात करते हैं, हार्ट के रिस्ट चैप्टर में पढ़ा करते थे वेन के बारे में, तो वो भी ब्लड को ट्रांसफर करता है, बट ये जो ब्लड होता है ये होता है डीऑक्सीजनेटेड। अब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड में बस डिफरेंस ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो जिसमें O2 की अमाउंट ज्यादा हो, डीऑक्सीजनेटेड वो जिसमें CO2 की अमाउंट ज्यादा हो। क्लियर? तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। तो आर्टेरियल ब्लड क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है इसलिए स्कारलेट रेड, और वेनस ब्लड यानी वेन वाला जो ब्लड होता है उसका जो कलर होता है वो होता है पर्पल रेड, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा होती है। क्लियर? आगे बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम की बात करें तो एक नॉर्मल एडल्ट अगर आप लेते हैं तो उसमें जो ब्लड का अमाउंट है वो नियरली अप्रॉक्सीमेटली आप इसे लिख सकते हैं कि ये अप्रॉक्स वैल्यू है, तो अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर के आसपास होती है। जबकि एक न्यूबॉर्न बेबी के अंदर इसकी वैल्यू 450 मिलीलीटर और एक फीमेल एडल्ट के अंदर 4.5 लीटर होती है। यहाँ ओवरऑल बात अगर देखो तो मेल बॉडी के अंदर आपको ब्लड का जो अमाउंट मिलेगा वो ज्यादा देखने को मिलेगा, जबकि फीमेल के अंदर 0.5 यानी हाफ लीटर के आसपास कम देखने को मिलता है। इस वैल्यू को आप याद रखना। ये हम फीमेल एडल्ट की बात कर रहे हैं, इसमें हमने चाइल्ड या फिर आपके जो प्यूबर्टी की स्टेज पर जो बच्चे वगैरह होते हैं या जो ओल्ड एज पे जो लोग होते हैं उनके बारे में डिस्कस नहीं करा है। बाकी इसमें कुछ चीज़ें होती है जिसके थ्रू आप इसके बता सकते हैं कि ब्लड का अमाउंट क्या हो सकता है। देखिए, इट इज अबाउट 8% ऑफ द बॉडी वेट यानी अबाउट 70 kg इन अ नॉर्मल यंग हेल्दी एडल्ट। क्या स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट कह रही है कि अगर एक नॉर्मल बंदा है जिसका वजन 70 किलो है तो 70 किलो के अंदर आपको लगभग 8% वेट किसका है, बॉडी वेट। 8% बॉडी वेट किसकी वजह से बनता है, ब्लड की वजह से। यानी 70% का अगर आप 8% निकालोगे तो उतना उस बंदे का ब्लड होता है ऑन एन एवरेज। क्लियर? तो याद रखेंगे आप इस बात को कि 8% ऑफ द बॉडी वेट इज मतलब किसमें, इन 70 kg ए नॉर्मल यंग हेल्दी एडल्ट। एक नॉर्मल यंग हेल्दी एडल्ट के अंदर 70 kg अगर इसका वेट है उसके अंदर आपको 8% ऑफ ब्लड देखने को मिलता है। अभी बात करते हैं, ये तो हो गई वॉल्यूम की बात, हमने बात कर ली कलर की। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट रिएक्शन एंड पीएच। तो पीएच और रिएक्शन की बात करें तो इट इज स्लाइटली एल्कलाइन, यानी थोड़ा सा बेसिक मीडियम के अंदर होता है। आपने पीएच के बारे में पढ़ा होगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं इसे। और इसके अंदर हमारे पास एक चार्ट होता है जिसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और 14 पर खत्म होती है, और बीच में एक 7 होता है जहां पर आपकी कोई चीज न्यूट्रल होती है। और इससे पहले की सभी अगर कोई वैल्यू आती है यानी 7 से छोटी जो वैल्यू होगी इट विल बी एसिडिक, और जो इसके बाद की वैल्यू होंगी वो सारी होंगी बेसिक। और हमारे पास वैल्यू कितनी है, 7.4, तो हम 7.4 से इधर जा रहे हैं। इट मीन्स ये क्या होगा, ब्लड जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, इसलिए स्लाइटली बहुत ही हल्का सा बेसिक होता है, स्लाइटली अल्कलाइन यानी बेसिक, और पीएच होता है 7.4। बात करें स्पेसिफिक ग्रेविटी की, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की कुछ वैल्यू दे रखी है, आप याद रखें या ना रखें लगभग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
बट याद रख सकते हैं टोटल ब्लड की जो ग्रेविटी है ये 1.052 से 1.061 एंड देन दिस इन प्लाज्मा। नेक्स्ट है विस्कोसिटी। ये अच्छा है। विस्कोसिटी की अगर बात करें तो ये विस्कोसिटी होती है आपका कि कितनी थिकनेस है किसी चीज़ के अंदर। जैसे आपने पढ़ा, अगर हम एक नॉर्मल रीजन में विस्कोसिटी की बात करें तो एक जगह पर एक सरफेस है जहाँ पर आप पानी डाल दीजिए वो फटाफट स्प्रेड हो जाएगा। फिर आप ऑयल डालिए, उसे स्प्रेड होने में टाइम लगेगा। फिर आप सपोज करो इंजन ऑयल ले लीजिए, मोबी ऑयल जिसे वगैरह मोबी ऑयल बोलते हैं हम, जो बाइक के अंदर डलता है, वो और भी ज़्यादा विस्कस होता है, यानी वो और भी ज़्यादा थिक होता है। तो ये चीज़ें क्या होता है, ये बताता है कि उसकी जो विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना कम स्प्रेड होगा, उतना कम फैलेगा। तो ये विस्कस के बारे में बताता है। अगर हम बात करें ब्लड की, तो ब्लड जो है वो पानी के कंपैरिजन में 5 गुना ज़्यादा विस्कस होता है, यानी ब्लड इज 5 टाइम मोर विस्कस देन वाटर। ब्लड इज 5 टाइम मोर विस्कस देन वाटर एंड ड्यू टू रेड ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन। रीजन है ये इसका, आपसे पूछे विस्कोसिटी ऑफ ब्लड इज मोर इन कंपैरिजन टू वाटर, व्हाई? द आंसर विल बी ब्लड इज मोर विस्कस देन in comparison with water because they contain high amount of red blood cell and plasma proteins. Basically plasma proteins को हम डिस्कस करेंगे and it is of 3 types: fibrinogen, albumin, globulin, etc. ठीक है? Okay, now let's talk about the composition of blood. When we talk about composition of blood, it is made up of 2 things. One is plasma, जैसे मैं अभी डिस्कस कर रहा था, और second is formed element. Plasma and formed element. सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा की। When we discuss about plasma, what is plasma? तो plasma is straw colored clear liquid part of blood, यानी blood का जो liquid part है जो clear है या थोड़ा straw colored हमें देखने को मिलता है, that is called plasma. उससे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। And it contain 91% to 93% of water. इसे मैंने यहाँ चार्ट से भी रिप्रेजेंट कर रखा है, तो आप याद अभी देख लेंगे हम इसे कि 91 से 93% ऑफ वाटर इसके अंदर होता है प्लाज्मा में, 7% to 9% ऑफ सॉलिड्स, एंड दीज सॉलिड्स कैन बी ऑफ 2 टाइप, वन इज ऑर्गेनिक एंड सेकंड वन इज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे, मैंने सारा बता रखा है जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, ये सब चीज़ें आती हैं। जबकि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होते हैं जिसमें कुछ स्पेसिफिक गैसेज वगैरह या अदर मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं। तो आप इसे चार्ट के थ्रू ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए प्लाज्मा मेड अप ऑफ solid, one part is made up of solid, one part is made up of water and one part is made up of gas. When we talk about solid, तो परसेंटेज होगी ओवरऑल परसेंट में 7 से 8% सॉलिड स्टेट में होता है, 91 to 93% वाटर, एंड रिमेनिंग जितना भी बचा 0 पॉइंट समथिंग परसेंट, दीज आर द गैसेज विच आर डिजॉल्व इन द प्लाज्मा। ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन। CO2 काफी ज्यादा मात्रा में अंदर होता है, और याद रखेंगे किस फॉर्म के अंदर होता है, तो यहाँ मैंने याद रखिए बाइकार्बोनेट फॉर्म के अंदर होता है। ठीक है, आगे चल के मैं इसे डिस्कस भी करूँगा जब हार्ट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, तो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में डिस्कस होता है कि तब इस तरीके से आपका CO2 जाता है। तो ओवरऑल कहना इतना कि यहाँ पर आपकी कुछ गैसेस भी होती हैं जो प्लाज्मा के अंदर पाई जाती हैं। मोस्ट अमाउंट के अंदर क्या होता है हमारा, वाटर 91 to 93%, देन सॉलिड। अब सॉलिड हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। ये सॉलिड जो है यहाँ पर अगर हम बात करें, यानी प्लाज्मा कंटेन्स सॉलिड which is in the value of 7% to 8%, and it is of basically 2 type. One is organic substance and second one आपका यहाँ पर हम देखेंगे inorganic substance. तो let's talk about the organic substance. ये वैल्यू आपको छोटी छोटी याद रखनी है। जैसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या क्या होता है प्लाज्मा में, एक तो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, ये मैंने तीनों नाम अभी बताए थे, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट की कौन सी फॉर्म सबसे ज़्यादा होती है, ग्लूकोज की। अमीनो एसिड्स होते हैं, इसमें एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड दोनों पाए जाते हैं। यानी ये बात कर रहा हूँ मैं किसकी, एक ब्लड के अंदर प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है। अभी याद रखें मैंने फॉर्म्ड एलिमेंट को अलग करा है, तो फॉर्म्ड एलिमेंट बेसिकली क्या है, ये सेल्स होती हैं। जैसे मैं आगे चलकर डिस्कस करूँगा कौन से सेल्स, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। क्लियर। तो अभी यहाँ बात कर रहे हैं प्लाज्मा इसकी ऑर्गेनिक सब्सटेंस की, जो प्रेजेंट किसमें है, प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा प्रोटीन होती है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें अमीनो एसिड होते हैं, उसमें फैट होते हैं इन फॉर्म के अंदर, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, ट्राइग्लिसराइड, एंजाइम्स होते हैं, अमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, एस्ट्रिएज, ट्रांसएमिनेज, एंटीबॉडीज होती हैं, कुछ इंटरनल सिक्रेशंस होते हैं, और ये इंटरनल सिक्रेशंस को हम बोलते हैं हार्मोन्स, केमिकल सब्सटेंस हैं ये। और नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस वेस्ट भी होते हैं। नॉन प्रोटीन यानी ये प्रोटीन नहीं है बट नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ अमोनिया, क्रिएटिनाइन, ठीक है, यूरिया, यूरिक एसिड, लेंथाइन। तो ये सारे के सारे आपको ऑर्गेनिक सब्सटेंस देखने को मिलते हैं प्लाज्मा में। तो इसमें आप कोई भी 4-5 वैल्यू मेजर याद रख सकते हैं, 5-6 तो कुछ आसान है। जैसे
ये आपको याद रखना चाहिए। प्लाज्मा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, फैट, एंजाइम, एंटीबॉडीज़। इंटरनल सिक्रेशन में आप हार्मोन याद रख सकते हैं, सिंपल है। ये पर पूरा याद ना रहे तो एक आधी वैल्यू याद करें, जैसे यूरिया, अमोनिया, क्रिएटिन, इन्हें आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है उसके अंदर, सॉलिड के अंदर ही, क्योंकि मैंने बताया था सॉलिड 7% to 8% के ऊपर अभी हमने डिस्कस करा, तो उस 7 to 8% में बाकी सारा हम देख लिया। मैक्सिमम अमाउंट में क्या था ऊपर, ऑर्गेनिक वेस्ट था। अब बात आती है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की, नॉट वेस्ट, सॉरी, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कैरी करता है सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, ये वो है जिसमें CO2 की अमाउंट होती है, चेंज होती है, क्लोराइड, फॉस्फेट, आयोडाइड, आयरन एंड कॉपर। तो दीज आर द अदर substances which are present in the plasma. Now let's talk about the serum. What is serum? इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि सीरम क्या होता है, इसे समझाइए। तो अच्छा खासा ठीक ठाक आपको 1-2 नंबर का क्वेश्चन इसमें मिल सकता है, जिसमें आप इसे कुछ इस तरीके से लिखेंगे। सीरम, व्हाट इज सीरम? सीरम इज अ क्लियर स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड दैट ओजेस फ्रॉम ब्लड क्लोट। ये वर्ड आप देख रहे हैं ओजेस, ये आपकी बुक में यूज़ करा जाता है, कई सारी बुक में जब आप पढ़ोगे ह्यूमन फिजियोलॉजी की कोई एडवांस बुक को पढ़ोगे तो उसके अंदर ओजिस वर्ड यूज़ करा जाता है, और इसका होता है रिसाव। इसका मीनिंग होता है रिसाव। रिसाव मतलब सपोज करो कहीं जैसे कोई चोट लगी है, तो उस चोट के अंदर जब क्लोटिंग आएगी तो वहाँ से आपको एक वाइट कलर का फ्लूइड निकलता हुआ देखने को मिलेगा। पानी पानी से बाहर आता है किसी चोट या किसी जगह से, तो वो जब चोट लगा या किसी इंजरी के प्लेस से, तो असल में दैट इज़ योर सीरम। अब सीरम कैसे बनता है ये हमें ये देखना है। तो सीरम क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो प्लाज्मा था, उस प्लाज्मा में मैंने अभी डिस्कस करा ऊपर कि यहाँ पे 3 प्रोटीन थी, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। इस फिब्रिनोजन फैक्टर का काम होता है ब्लड को क्लोट करना। क्या काम होता है? ब्लड को क्लोट करना, कि ये ब्लड क्लोटिंग होती है इससे। तो इस ब्लड क्लोटिंग वाले रीजन को यानी फिब्रिनोजन को अगर हम हटा दें, यानी आपके सारे ब्लड प्लाज्मा में से माइनस कर दो फिब्रिनोजन, तब हमारे पास जितना भी कॉम्पोनेंट बचेगा जिसमें खाली एल्बुमिन और ग्लोबुलिन प्रोटीन होंगे, ये सब हो सकते हैं। दैट फ्लूइड इज नोन एज सीरम। आई होप समझ में आ गया होगा। दोबारा सुनिए, एक क्लियर स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड है दैट ओजेस कम्स आउट, यानी रिस करके बाहर आता है फ्रॉम द ब्लड क्लोट, जहां पर ब्लड की क्लोटिंग होती है। व्हेन ब्लड कलेक्टेड इन द कंटेनर इन क्लोट्स, ठीक है, इन दिस प्रोसेस फिब्रिनोजन, जो मैं बता रहा था आपको प्रोटीन, इज कन्वर्टेड इनटू अ फिब्रिन एंड ब्लड सेल आर ट्रैप्ड इन इट, ये फॉर्मिंग अ क्लोट। ये क्लोट बनाने के प्रोसेस को बताया उसने हल्का सा, कि यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ब्लड कलेक्टेड होता है कंटेनर क्या हुआ जहाँ पर वो जमेगा, जमने के टाइम पर होता क्या है, बेसिकली जो फिब्रिनोजन प्रोटीन है वो कन्वर्ट हो जाती है फिब्रिन के अंदर, और ये फिब्रिन जो होता है थ्रेड टाइप के होते हैं, ऐसे नेटवर्क बनाते हैं जिसमें सारी रेड ब्लड सेल आकर ट्रैप हो जाती हैं। तो सारी रेड ब्लड सेल यहाँ ट्रैप हो जाएंगी और उनके ट्रैप होने की वजह से ये क्लोट बना देगा, और ये क्लोट बना देगा। एंड आफ्टर अबाउट 45 मिनट, लगभग 45 मिनट के बाद, सीरम ओजेस आउट फ्रॉम द ब्लड क्लोट, और इस ब्लड क्लोट से 45 मिनट के बाद आपका क्या होगा, वाटर निकलना चालू होगा। एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 45 मिनट, तो वाटर निकलना चालू होगा, एंड दिस वाटर इज नोन एज सीरम। तो इस तरीके से आप सीरम को सेपरेट भी कर सकते हैं। सीरम इज सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड सेल्स एंड क्लोटिंग एलिमेंट्स, एंड दिस टेक्निक इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन एक टेक्निक होती है जिससे आगे आप बहुत स्टडी करोगे कि किस तरीके का हमारे पास एक रोटेटर होता है, और उस रोटेटर पर इस तरीके से यहाँ पे टेस्ट ट्यूब रखने की जगह बनी होती है, उसमें हम टेस्ट ट्यूब प्लेस कर देते हैं। जैसे ही हम टेस्ट ट्यूब प्लेस करते हैं, फिर उसे हम राउंड पर मिनट के हिसाब पे इसे घुमाते हैं, जैसे 3000 राउंड पर मिनट से लेकर हम शायद 10,000 राउंड पर मिनट RPM की स्पीड पर उसे घुमा सकते हैं मशीन को। तो जैसे वो मशीन ऐसे घूमेगी तो वो सेपरेट आउट कर देगी एक फ्लूइड को ऊपर और सारे हैवी मटेरियल को नीचे, डेंसिटी ग्रेडियंट के बेस पर। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड होता है। तो आप इसके थ्रू सीरम को बाहर निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सीरम इज ऑलमोस्ट द सेम एज दैट ऑफ द प्लाज्मा, एंड दैट इज योर 55%। क्योंकि अगर आपको ऊपर से बताऊं तो ब्लड के अंदर हमने 2 चीज़ें पढ़ी, एक पढ़ा प्लाज्मा एंड सेकेंड हमने डिस्कस करा फॉर्म्ड एलिमेंट। तो जो प्लाज्मा होता है वो 55% होता है, और जो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं ये 45% होता है। इसकी वैल्यू याद रखेंगे आप। तो वॉल्यूम ऑफ सीरम इज ऑलमोस्ट सेम एज द प्लाज्मा, यानी 55% होता है, यानी क्योंकि फिब्रिनोजन अमाउंट की एक लिमिटेड अमाउंट होती है। नाउ इन दिस, अगर आप याद रखें, फिब्रिनोजन इज एब्सेंट, यानी सीरम के अंदर फिब्रिनोजन एब्सेंट होता है, बिकॉज गेट्स कन्वर्टेड इनटू फिब्रिन, क्योंकि जितना भी फिब्रिनोजन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, फिब्रिन में हो गया। तो जब वो सारे के सारे फिब्रिन में कन्वर्ट हो गया तो फिब्रिनोजन बचा ही नहीं। इसलिए आप इसे इस तरीके से एक फॉर्मूले के थ्रू याद कर सकते हैं। जैसे सीरम इज क्या, व्हाट इट इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजन, यानी व्हेन यू रिमूव द फिब्रिनोजन फ्रॉम द प्लाज्मा देन इट बिकम सीरम। क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ ब्लड, एंड दिस विल बी द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। आप फंक्शंस ऑफ ब्लड को आपको पढ़ना है कि इसका कहाँ कहाँ पर बेसिकली आप देखें कि यूज थे सॉरी
यूज देखने को मिलता है। तो फंक्शन ऑफ ब्लड की बात करूं तो फंक्शन ऑफ ब्लड आप देखेंगे तो इसमें जैसे न्यूट्रिटिव फंक्शन होता है, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड, विटामिन ड्राइव फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड एंड आर एब्जॉर्ब फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। यानी सारा के सारा जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है जिसमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे के सारे क्या होगा, ये एब्जॉर्ब करेगा किससे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी जिसमें इसके आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन और ये सब चीज़ें आती हैं। तो जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है उसी को आप एक तरीके से यहाँ पे ध्यान रखेंगे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक बोलते हैं। तो इंटेस्टाइन के अंदर बेसिकली डिस्कस करा गया है, तो वहाँ से एब्जॉर्प्शन होती है एंड कैरिड बाय द ब्लड, और ब्लड के थ्रू ये डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर जाते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एंड फॉर अवर ग्रोथ। तो ये इसका न्यूट्रिटिव फंक्शन है कि न्यूट्रिशन को ले जाने का काम होता है ब्लड का सबसे पहला। सेकंड है रेस्पिरेटरी फंक्शन, जिसमें हम जानते हैं CO2 को कैरी करता है फ्रॉम एल्वोली टू टिश्यू, जो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर ऊपर। लंग्स से जाते हैं बॉडी पार्ट की तरफ और बॉडी पार्ट से आते हैं लंग्स की तरफ, यानी एल्वोली में किसको लेकर आता है, CO2 को। तो O2 जाएगी लंग्स से बॉडी पार्ट और CO2 जाएगी बॉडी पार्ट टू लंग्स। आप ऐसे याद रख सकते हैं, ये और मोर प्रिसाइज फॉर्म के अंदर है, एल्वोली टू टिश्यू एंड टिश्यूज टू एल्वोली। So this is all about the respiratory function. Then we have excretory function, waste formed by the various tissue during the metabolic activity. Metabolic यानी all the chemical reactions which takes place inside the body. और उन रिएक्शंस के टाइम पर जो बॉडी के अंदर हो रही है उनसे क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट या अदर टाइप के वेस्ट बनते हैं एंड दीज वेस्ट आर कैरी बाय द ब्लड, यानी ब्लड का फंक्शन यहाँ पर भी देखने को मिलता है, ब्लड उस वेस्ट को कैरी करता है एंड रीच टू द डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स सच एज स्किन, such as liver, such as kidney, spleen, etc. तो वो डिफरेंट रीजन पर उन्हें ले जाता है। नेक्स्ट है आपका इस तरीके से मदद करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, यानी बॉडी के अंदर अभी हमने हार्मोन को पहले भी डिस्कस करता, केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक ग्लैंड से बाहर निकलते हैं और इन ग्लैंड से हार्मोन्स और एंजाइम को कैरी करके ले जाने का काम भी किसका है, ब्लड का। तो आप चौथा पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। ओके, नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। अगर आप पांचवें फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको ये बेसिकली ब्लड के फंक्शंस की बात करिए, इस पर क्वेश्चंस कई बार आता है कि ब्लड के बारे में एक लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन दीजिए और देन उसके फंक्शंस को एक्सप्लेन कीजिए। तो ये सारे फंक्शन लिखेंगे आप, तो आप यूजली आप आराम से 1.5-2 पेज भर देंगे। और आप जानते हैं कॉलेज के अंदर पेज भरने का बहुत ही बुरा सीन होता है। कई जगह पर ऐसे कोई यूनिवर्सिटीज़ हैं, खासतौर पर अगर मैं CCS यूनिवर्सिटीज़ ले लूँ तो उनके अंदर हमें देखने को मिलता है कि वो आपसे डिमांड ये करते हैं कि आप वो काफ़ी ज़्यादा डाटा आप उनको लिख के दे, तब वो आपको अच्छे खासे नंबर देते हैं। ओके, चलिए छोड़ते हैं उन सब पॉइंट को, इधर देखते हैं। रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, हमारी बॉडी के अंदर वाटर कंटेंट ऑफ द ब्लड इज फ्रीली इंटरचेंजेबल विद इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यानी वाटर कंटेंट ही एक ऐसा कंटेंट है जो फ्रीली इंटरचेंजेबल होता है, यानी वो आसानी से एक फ्लूइड के साथ दूसरे फ्लूइड में जा रहा है, दूसरे फ्लूइड से निकल के एक फ्लूइड में आ रहा है। एंड दिस हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ द बॉडी, जिसकी वजह से बॉडी अपने वाटर कंटेंट को मेंटेन करके रखती है। उसे चाहिए होता है, वाटर की डिमांड है, तो वो ब्लड के अंदर जो वाटर फ्लो कर रहा है, अभी हमने पढ़ा था प्लाज्मा के अंदर हमारे पास 91 to 93% वाटर था, तो वो 91 to 93% जो वाटर है उसे वो कभी भी अपने पास ले सकता है। इस टाइप की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, बॉडी के अंदर एसिडिक और बेस को मेंटेन करने का काम इसका होता है। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन एंड हीमोग्लोबिन एक्ट एज अ बफर। बफर जानते हैं, ऐसा बफर होता है, बफर आर द टाइप ऑफ सॉल्यूशंस विच हैव अ फिक्स पीएच। ऐसे मैं कह रहा हूँ एक बफर 4 का है तो उसका पीएच ऑलवेज 4 रहेगा, चाहे आप उसके अंदर कोई भी चीज़ ऐड कर दीजिए या उसमें से कोई भी चीज़ बाहर निकालने की कोशिश करें, यानी डाइल्यूट करेंगे तब भी आपका होंगे, कंसनट्रेट करेंगे तब भी उसका पीएच कितना रहने वाला है, 4 रहने वाला। तो एसिड बेस बैलेंस में ये बफर्स मदद करते हैं। तो बफर हमारी बॉडी में कौन कौन बिहेव करता है, एक प्लाज्मा प्रोटीन और दूसरा हीमोग्लोबिन। तो ये प्लाज्मा प्रोटीन एंड हीमोग्लोबिन दोनों बफर की तरह बिहेव करते हैं, जिससे हमारी बॉडी का एसिड बेस बैलेंस बना रहता है। ओके, एंड 7th इज रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। आप जानते हैं अगर हम बात करें कि ब्लड के अंदर अगर बात करें तो ब्लड की एक स्पेसिफिक हीट जो होती है वो हाई होती है, यानी लिखो क्या लिखा हुआ है, बिकॉज ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ द ब्लड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर थर्मो रेगुलेटरी यानी थर्म मतलब टेम्परेचर, रेगुलेटरी मतलब रेगुलेट करना उसको, तो उसको बैलेंस बनाने का काम किसका होता है, बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस करने का काम किसका होता है, ब्लड का होता है। क्योंकि ब्लड अपने अंदर से एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट को लॉस कर देता है और या फिर कहीं हीट होती है तो उससे ब्लड क्या होता है उसके साथ में जब जाएगा तो गेन कर लेता है। ये कुछ इस तरीके से, सपोज करो आपके पास एक कप में गर्म वाटर है और आप चाहते हैं कि ये ठंडा हो जाए, तो आप उसके अंदर और ज़्यादा ठंडा वाटर मिला दीजिए, यानी अलग से कोई ठंडा लिक्विड जब किसी गर्म चीज़ के पास आता है तो वो उसकी हीट को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से वो वाला रीज़न आपका क्या हो जाएगा,
टेम्परेचर उस रीजन का डाउन हो जाएगा। इस तरीके से ही ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है, और जब हमारी बॉडी के अंदर वो सर्कुलेट करता है तो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करता है। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, आप ये जरूर लिखना आगे। और इसमें जो फाइनल पॉइंट हमें देखने को मिलता है वो है हमारा स्टोरेज फंक्शन। स्टोरेज फंक्शन की बात करें तो ब्लड स्टोर करता है वाटर को, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम। इसके अलावा ब्लड सर्व करता है रेडीमेड सोर्स ऑफ द सब्सटेंस। यानी अगर हमारी बॉडी को इन केस ऐसा लगता है कि अब उसके पास सपोज करो ग्लूकोज नहीं है, तो वो क्या करेगा, इट विल टेक फ्रॉम द ब्लड, तो वो ब्लड से ले लेगा। यानी ब्लड क्या कर रहा है, रॉ मटेरियल के रूप में सब चीज़ों को दे रहा है कि ये लो भाई, ये लो सोर्स, रेडीमेड सोर्स लो, आपको क्या चाहिए ये लीजिए। तो ये ब्लड जो है ये सर्व करता है as a ready-made source for these substance. These substance means water, amino acid, glucose, sodium, potassium, etc. And these substance are taken from the blood during the condition like starvation. Starvation होता है जहाँ पर हम कहते हैं हमारे पास खाना वाना खाने को ना हो, भूखी जो कंडीशन होती है, हम लोग फास्ट वगैरह रख लेते हैं, तो उन फास्ट वगैरह के अंदर हम स्टारवेशन कंडीशन में चले जाते हैं, और उस कंडीशन में हमारी बॉडी को जितना भी न्यूट्रिएंट चाहिए होता है वो इट विल टेक फ्रॉम द ब्लड, वो ब्लड से ले लेता है। इसके अलावा फ्लूइड लॉस, अगर आप बीमार वगैरह हैं और आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस कर रही है, तो उस कंडीशन में भी उसको प्रॉपर अमाउंट में रखने के लिए ब्लड ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि ब्लड ने अपने अंदर स्टोर कर रखे होता है चीज़ों को, और वो सारी की सारी चीज़ें आप उससे मतलब ब्लड से ले लेता है। एंड नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक लॉस, और ये कंडीशन है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ द ब्लड और रिलेटेड टू अदर थिंग्स जैसे सीरम, प्लाज्मा। अगले जो वीडियो होगी इसमें हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे प्लाज्मा के अदर प्रोटीन्स और उसके फंक्शनैलिटी के बारे में, जो कि हमारा हुआ लेक्चर नंबर 3, ठीक है, जिसे मैं यहाँ पर लिख के फिर एक भी दिन 1 to 2 डेज़ के अंदर अपलोड कर दूंगा, जितनी जल्दी हो पाएगा, क्योंकि मैं बाकी और भी चीज़ों में बिजी रहता हूँ। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्लड एंड देयर प्रॉपर्टीज एंड देयर फंक्शंस। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना ना भूलें, एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। ये उनके काम में भी आ सकती है और उनके लिए भी बेनिफिशियल होगी, अपने कॉलेज में जितना हो सके, या आप जिस स्कूल में हैं और जहाँ पर आपको लगता है कि ये फंक्शनल है, तो इसे जितना हो सके आप स्प्रेड करें और सपोर्ट करें मेरे चैनल को, ताकि मैं ऐसी वीडियोस और ज़्यादा बनाता रहूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।